नमस्कार दोस्तों, आज 11 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब तक गिर नहीं जाती मोदी सरकार तब तक आंदोलन करने को तैयार हैं किसान। नरेंद्र टिकैत का बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि असम में भाजपा को बड़ा झटका। चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ी, 2 विधायकों ने दे दिया इस्तीफा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया है ऐलान। दोस्तों, 26 मार्च को भारत बंद होगा, ऐसा ऐलान किसान संगठन ने किया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जब तक गिर नहीं जाती मोदी सरकार तब तक आंदोलन करने को तैयार हैं किसान। नरेंद्र टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र नरेंद्र टिकैत ने कहा है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शेष 3.5 साल तक नरेंद्र उनके पिता द्वारा 1986 में गठित भारतीय किसान यूनियन में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है और ज्यादातर परिवार की कृषि गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन किसानों से संबंधित मुद्दों पर वह उतने ही मुखर हैं जितने की उनके 2 बड़े भाई नरेश और राकेश टिकैत। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इन कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन का पिछले 100 दिनों से अधिक समय से नेतृत्व कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में स्थित अपने आवास पर 45 वर्षीय नरेंद्र ने कहा कि उनके 2 भाइयों सहित पूरा टिकैत परिवार आंदोलन से पीछे हट जाएगा यदि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ यह बात साबित कर दी जाए कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। उन्होंने कुछ वर्गों के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने आंदोलन से संपत्ति और धन अर्जित किया है। नरेंद्र के सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत बीकेयू के अध्यक्ष हैं, जबकि राकेश टिकैत संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बीकेयू ने गन्ने की ऊंची कीमतों, ऋणों को रद्द करने और पानी और बिजली की दरों को कम करने की मांग को लेकर मेरठ की घेराबंदी की थी। उसी वर्ष बीकेयू ने किसानों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली के वोट क्लब में 1 सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन किया था। महेंद्र सिंह टिकैत की 2011 में मृत्यु के बाद नरेश और राकेश टिकैत विभिन्न भूमिकाओं में मुख्य संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से कई गुट उभरे हैं। नरेंद्र ने कहा कि केंद्र इस गलतफहमी में है कि वह किसानों के विरोध को उसी तरह कुचल सकता है जैसा कि उसने विभिन्न नीतियों का इस्तेमाल कर पूर्व में हुए अन्य आंदोलनों को कुचला था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिसौली में हूँ लेकिन मेरी नजर वहां पर है। उन्होंने कहा कि वह गाजीपुर की सीमा पर जाते रहते हैं जहां नवंबर 2020 से सैकड़ों किसान और बीकेयू समर्थक डेरा डाले हुए हैं। नरेंद्र ने कहा, इस सरकार को गलतफहमी है, शायद इसलिए इस तरह के विरोध का सामना उसे कभी नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने आंदोलन देखे हैं और 35 वर्षों से इसका हिस्सा है। इस सरकार को केवल छोटे विरोधों का सामना करने और विभिन्न रणनीति के माध्यम से उन विरोध प्रदर्शनों को दबाने का अनुभव है। उन्होंने कहा, वे किसी भी तरह से इस विरोध को कुचल नहीं सकते। यह तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। इस सरकार का कार्यकाल 3.5 साल का है और हम उसके कार्यकाल के अंत तक आंदोलन जारी रख सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ी, 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इन 2 विधायकों में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल और शिलादित्य देव शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बगवा दल के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। असम में हुजोई सीट से मौजूदा विधायक शिलादित्य देव को बुधवार को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह रामकृष्ण घोष को टिकट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देव का दावा है कि वे पिछले 30 सालों से भाजपा और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने उम्मीदवारों की सूची से बाहर होने के तुरंत बाद पोस्ट किया, आखिरकार मुझे भाजपा से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे हिंदुत्व को लेकर आक्रामक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब अटल और आडवाणी वाली बीजेपी नहीं रही है, अब यह एक कमर्शियल पार्टी है। पिछले साल जुलाई में देव ने कहा था कि वह पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उस समय उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोप लगाए थे। इससे पहले भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री सुमरोंगहांग दीफू विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा देकर रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 173 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। पहले चरण के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख मंगलवार थी। अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी विधायक अंगुर लता देका, अशोक सिंघल, मृणाल सैकिया, पद्मा हजारिका, कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी और कांग्रेस की पूर्व मंत्री बिस्मिता गोगोई ने नामांकन दाखिल। असम जनता परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने दुलियाजान और नहर कटिया दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन दाखिल किया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों ने 26 मार्च को भारत बंद का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से किसान आंदोलन जारी है। हजारों की संख्या में किसान सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 26 मार्च को 4 महीने पूरे होने के अवसर पर किसान संगठन के नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। इससे पहले किसान यूनियनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली थी, जिसमें काफी हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पुलिस द्वारा तय किए गए रूटों से अलग चले गए थे। कई किसानों ने लाल किले परिसर में घुसते हुए झंडा फहरा दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। हिंसा को लेकर विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आगामी 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि वह किसानों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चर्चा करके भाजपा को पराजित करने का आह्वान करेंगे। हालांकि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे और वहीं से निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंकेंगे। टिकैत ने आरोप लगाया कि देश के किसान भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। वह पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को हराने का आह्वान करेंगे। साथ ही कहा कि वह किसी भी दल के पक्ष में अपील या किसी का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पश्चिम बंगाल में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके पूर्व टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच में पिछले कुछ महीनों में 10 से ज्यादा दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। सरकार कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड रखने और उसमें कई तरह के संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संगठन कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना ने आगामी विधानसभा चुनाव को बैलेट पेपर से करवाने की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा चुनाव जल्द एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से करवाने की बुधवार को मांग उठाई। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहनी के नेतृत्व में आज दर्जनों पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करे पोस्टर हाथों में पकड़कर अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया। अपने संबोधन के दौरान साहनी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र प्रक्रिया की जल्द बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चुनाव आयोग से आग्रह किया। सहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल एवं उपराज्यपाल को शासन का 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है। चुनाव आयोग देश के अन्य हिस्सों में चुनावों की घोषणा कर रहा है। कोई कारण नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लंबे समय तक दूर रखा जाए। साहनी ने कहा कि धारा 370 के हटाने को लेकर जनता भाजपा से कितनी संतुष्ट है, इसका सही जवाब भाजपा को बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव करवाने से मिल जाएगा। साहनी ने कहा कि लोगों को ईवीएम पर संदेह है और आगामी विधानसभा चुनाव मतदान की पुरानी प्रणाली यानी बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार के बारे में बात करते हुए साहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे की सरकार मतपत्र के साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। साहनी ने मतदान को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने की मांग भी उठाई। इस अवसर पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, चेयरमैन राकेश गुप्ता, महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, विकास दीवान, सचिव बलवंत सिंह, महिला सचिव गीता लखोत्रा, अध्यक्ष यूथ जम्मू बिन्नी महाजन, अध्यक्ष रिहायसी भूरी सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हमला बोला, कहा भाजपा को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कई दिनों से जारी सियासी घमासान पर आज राज्य के नए मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही विराम लग गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के पद का भार सौंपा गया। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के सियासी घटनाक्रम पर नजर रख रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गवर्नर से कहूंगा कि वह राज्य में दोबारा चुनाव कराएं। भाजपा ने 2016 में हमारी सरकार गिराई थी। उन्होंने कहा कि दल बदलू भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा ने अस्थिरता फैलाई। हरीश रावत ने यह भी कहा कि भाजपा बताए कि मुख्यमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई और कारण है जिससे उन्हें हटा दिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाजपा ने मान लिया है उनसे सरकार नहीं चलाई जा रही है। बजट सेशन जब चल रहा है तब उनके भरारी सैंड से दिल्ली तलब किया गया। जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली बुलाया वो संविधान के प्रति उनका डिसरिकॉर्ड शो करता है। उन्होंने जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदलने का सहारा लिया है। भाजपा को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड के लिए एक ही स्थिति सही है, वो है उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफे भ्रष्टाचार और नाकामी पर
पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राज्य की स्थिति का संज्ञान लेते हुए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यादव ने यह दावा भी किया कि इस इस्तीफे से भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि पिछले 4 साल में उत्तराखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। मैं समझता हूं कि त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा 4 साल से चल रहे भ्रष्टाचार और नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। यादव के मुताबिक 4 महीने पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस आदेश पर स्थगन लेने की कोशिश की। अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे से सारे घोटाले सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा, रावत का इस्तीफा नाकाफी है। हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय इस स्थिति का संज्ञान लें और सरकार को बर्खास्त करें। राष्ट्रपति शासन लगाकर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। उल्लेखनीय है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, जो प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को पीछे हटाना असंभव, तीनों कानून वापस लेने होंगे, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को पीछे हटाना असंभव है और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, न डरते न करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना असंभव, किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल में राकेश टिकैत गाजीपुर में बोले, नए कृषि कानून से देश पर व्यापारियों का हो जाएगा कब्जा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को पूर्वांचल पहुंचे। गाजीपुर जिले के समय बुतियाठंड स्थित राही पर्यटक गृह में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह के दौरान टिकैत ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले और एमएसपी पर ठोस कानून बनाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के चलते देश पर व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा। जब तक यह वापस नहीं हो जाता, किसान आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह पूर्वांचल में किसान आंदोलन को मजबूत करने आए हैं। आंदोलन गाँव-गाँव, खेत और पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर सरकार ठोस कानून बनाए। उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानूनों को वापस न होने तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन पूरे देश के किसानों से जुड़ा है। किसान आंदोलन एक वैचारिक लड़ाई है। इसके बाद राकेश टिकैत बलिया के लिए रवाना हो गए, जहां सिकंदरपुर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व जनपद में प्रवेश करते समय सिधौना के पास सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, मन्नू सिंह, आमिर अली, दीपक सिंह मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे के बाद बागी हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी कैंडिडेट के पोस्टर पर टांग दी जूते की माला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद से ही राज्य के कई इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के फैसले के खिलाफ लगातार मुखर होकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी मेदिनीपुर की दासपुर विधानसभा सीट से जुड़ी है। पश्चिमी मेदिनीपुर की दासपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रशांत बेरा को प्रत्याशी बनाया है। उक्त क्षेत्र में उनके खिलाफ माहौल देखा जा रहा है। दासपुर के कुछ इलाकों में लोगों को प्रशांत बेरा पसंद नहीं है। स्थानीय लोग यहां से कोई और लोकल चेहरा चाहते थे। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री बेरा की फोटो में जूते की माला टांगकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि इलाके में भाजपा की स्थिति मजबूत है, पर गलत व्यक्ति को पार्टी का टिकट दिया गया है। 58 सीटों पर कैंडिडेट घोषित। बीजेपी ने 58 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के कैंडिडेट का ही ऐलान किया है। बीजेपी ने पहले दिन 57 कैंडिडेट की घोषणा की, जबकि दूसरे दिन काशीपुर सीट के लिए उम्मीदवार चयन का ऐलान किया गया। वहीं एक अन्य मामले में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ उनके प्रशंसकों का भी अपमान कर रही। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही तृणमूल कह रही है कि भाजपा ने ब्लैकमेल कर मिथुन को पार्टी में शामिल कराया है। यह न केवल मिथुन बल्कि उनके प्रशंसकों का भी अपमान है, जबकि तृणमूल ने कभी मिथुन को राज्यसभा में भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं का ऐलान, बंगाल व असम जाकर किसानों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की करेंगे अपील। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा वह पश्चिम बंगाल और असम में एक टीम भेजेगा, जो इन दोनों राज्यों में होने वाले चुनावों में लोगों से किसान विरोधी भाजपा को वोट न देने की अपील करेगी। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने एक बयान में कहा कि यह यात्रा 3 दिन की होगी, जो 12 मार्च से शुरू होगी। पाल ने पीटीआई भाषा से कहा कि टीम में 4-5 सदस्य होंगे, जिनमें वह और योगेंद्र यादव भी शामिल होंगे। एसकेएम की सदस्य कविता कुरुंगांती ने कहा कि इस बारे में समस्त जानकारी बुधवार को मालूम चलेगी। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होंगे। एसकेएम ने यह भी कहा कि आंदोलन में अपने प्राण
न्यौछावर करने वाले किसानों की संख्या मंगलवार को 280 से अधिक हो गई। उसने कहा, आज हरियाणा के जिंद जिले के किसान 50 वर्षीय राधेश्याम टिकरी बॉर्डर पर शहीद हो गए। किसान संगठन ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हमले की भी निंदा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीकों की कमी को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र आमने सामने। सीएम बोले, स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा गलत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली खुराक लगाने का काम मंगलवार को रोक देना पड़ा और टीकों की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रालय के आंकड़ों को गलत बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की है कि राज्य को पर्याप्त मात्रा में टीके जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं मिलने के कारण मंगलवार से राज्य में प्राथमिक पीएचसी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के स्तर पर चल रहे केंद्रों पर टीकाकरण की पहली खुराक देने का कार्य बंद करना पड़ा है। गहलोत ने कहा कि टीकाकरण में राजस्थान अब तक देश में सबसे आगे रहने वाला राज्य है। यहाँ टीकों की उपलब्धता में कमी से न केवल टीकाकरण अभियान की गति पर विपरीत असर पड़ेगा, बल्कि राज्य के नागरिकों और कोरोना योद्धाओं का उत्साह भी कमजोर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना में राजस्थान को 37.61 लाख टीके मिलने एवं सोमवार तक 24.28 लाख टीके की लगाए जाने के आंकड़े को पूरी तरह गलत बताते हुए गहलोत ने एक बयान में कहा कि राजस्थान को 8 मार्च तक 31,45,340 टीके की ही मिले, जिसमें से भी 2,15,180 टीके सेना को उपलब्ध करवाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता क्रम के अनुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए 29,30,160 टीके उपलब्ध हुए और 8 मार्च तक 23,26,975 टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 1,62,888 टीके खराब हुए, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत सीमा 10% से कम है। इस प्रकार राज्य में 8 मार्च को 4,40,297 टीके ही उपलब्ध थे। साथ ही सीएम गहलोत ने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में 8 मार्च को सिर्फ 2 दिन का टीकाकरण के लिए ही टीके उपलब्ध थे, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त टीके भेजने की मांग की। इसके बाद राज्य को 9 मार्च को 85,000 टीके मिले। तीसरे चरण में देश का लगभग 22% टीकाकरण राजस्थान में ही किया जा रहा है। यहाँ पर सरकार और आमजन दोनों ही वैक्सीन को लेकर रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के 4 विधायकों के तीखे तेवर, दुष्यंत चौटाला की बढ़ी परेशानी। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में बुधवार को पेश होने जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के गिरने को लेकर गठबंधन सरकार जहां पूरी तरह आश्वस्त है, वहीं जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों के तीखे तेवर ने जजपा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का सिरदर्द बढ़ा दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले सोमवार को टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे, तो मंगलवार को बरवाला से जजपा विधायक जोगी राम सिहाग, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और गुहला से विधायक और जजपा विधायक दल के उपनेता ईश्वर सिंह ने कई तीखे सवाल उठाकर अपनी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को विधानसभा में ईश्वर सिंह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपनी बात शुरू की और फिर देखते ही देखते तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए। उन्होंने बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल आवंटित राशि में से 40% हिस्सा जारी नहीं होने पर सवाल उठाए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 14,977 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जिनमें से वर्ष 2018-19 में 7,367.29 करोड़ और वर्ष 2019-20 में 7,610.18 करोड़ रुपए दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बदल जाएगी किसान आंदोलन की रणनीति। जी हां दोस्तों, कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 11 मार्च को होगी। पहले यह बैठक मंगलवार को प्रस्तावित थी। मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फूल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर 3.5 माह से आंदोलनकारी जीटी रोड को जाम करके बैठे हैं। 22 जनवरी को मोर्चा के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत हुई थी। सरकार कानूनों को लंबित रखने और इसमें संशोधन का प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन मोर्चा के नेता इसे पूरी तरह से रद्द कराने पर अड़े हैं। इसके कारण बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर 10 मार्च को वोटिंग होगी। हरियाणा की भाजपा सरकार ने आंदोलन स्थल पर दंगे कराने की कोशिश करने के अलावा कई तरह के हथकंडे अपनाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। इसलिए सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। यदि इसमें हमें सफलता मिलती है तो यह मोर्चा की बड़ी जीत होगी और इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा और फिर इसी के अनुरूप आंदोलन की आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम की धरती से ममता की हुंकार, चुनाव के बाद देखूंगी जीभ में कितना जोर है। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। ममता बनर्जी बुधवार को यहां से पर्चा दाखिल करेंगी। इससे पहले मंगलवार को एक जनसभा में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति पर नसीहत भी दी। बीजेपी के हिंदू कार्ड पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी हिंदू हूं और मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। मैं सुबह चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ। मैं चंडी पाठ सुना रही हूँ, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सुन लें। पाँव खींच खींच कर झूठ मत बोलिए। आने वाले दिनों में नंदीग्राम का मॉडल तैयार करूंगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।